जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे बिहार की संपूर्ण जानकारियां जो बिहार के इतिहास में घटित हो चुका है, जैसे कि सांचा, संदर्भ, कालखंड, परिवहन, शिक्षा, दर्शनीय स्थल, भौगोलिक स्थितियाँ इत्यादि सभी तमाम जानकारियाँ जो बिहार की विषय वस्तु में पढ़ने योग्य है। आज का ये क्लास अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का होने वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो को यदि आप सभी अंत तक देखें तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप बिहार की लगभग सभी जानकारियों को जानने में सक्षम होंगे। ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। अब हम सभी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं बिहार की तमाम जानकारियों को 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम सभी सांचा पर संदर्भ करेंगे कि बिहार की सांचा क्या है। तो बिहार क्या है? बिहार भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार की राजधानी पटना है। अब हम सभी बिहार की चौहद्दी को जानते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ। हमारा ये जो बिहार है उसका निर्माण कहाँ से हुआ? ये है कि बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने, और बौद्ध सन्यासी जहाँ ठहरते थे उनका नाम होता था विहार। लेकिन इसी विहार को अपभ्रंशित करके बाद में इसे बिहार नाम से जाना जाने लगा और यही हमारे राज्य का नाम हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। यह जो क्षेत्र है बिहार का, वह गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। प्राचीन काल के विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा यह प्रदेश वर्तमान में देश के अर्थव्यवस्था के सबसे पिछले योगदाताओं में से एक बनकर रह गया है। हमारा ये जो बिहार है वो प्राचीन काल से ही विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा था। ये प्रदेश वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था लचीला होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था में कमज़ोर हो गया यह बिहार और एक पिछड़ा राज्य बनकर रह गया है। बिहार के संदर्भ में लोगों का मानना है कि बिहार के लोग या बिहार के अस्थायी निवासी बहुत ही मेधावी होते हैं, तेज तर्राक होते हैं और मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वह अपने दम पर कोई भी काम कर सकते हैं तथा वे सभी स्वाभिमानी होते हैं। हम बिहारी स्वाभिमानी होते हैं। प्राचीन काल से विश्व का गौरव कहे जाने वाले प्राचीन काल से ही विश्व का गौरव कहे जाने वाले बिहार में वर्तमान साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। हम सभी जानते हैं कि बिहार की साक्षरता दर कम है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं और साक्षरता दर बढ़ रही है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है तथा कृषि यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका है। यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि को ही अपनी मुख्य जीविका बना रखे हैं और कृषि करके ही वो अपने पेट चलाते हैं। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं और बिहार में भी साक्षरता दर बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम सभी आगे जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में लोगों की और क्या मानना है। हम सभी जानते हैं कि हमारा बिहार 1936 ईस्वी में उड़ीसा से अलग हो गया और सन 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार ने कृषि के दम पर अपनी मेधा को लेकर उन्नति की है। IIT और UPSC जैसे कठिन परीक्षा में लगभग हर बार बिहार के प्रतिभागी अव्वल होते हैं। इनकी बढ़ती निष्ठा और गौरवशाली इतिहास बिहार को एक बार फिर से अनोखा और विकसित बनाएगा। यह जो आने वाला जनरेशन है वह बिहार को निश्चित रूप से एक डेवलप स्टेट बनाएगा और पूरे भारत में हम
सबसे शिक्षित होंगे, सबसे कर्तव्यनिष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएंगे। बिहार का एक जिला किंवदंतियों के अनुसार महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर के बिहार में ही था। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है बक्सर, और कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जो थे वो बक्सर में ही रहते थे। धर्म अर्थात रामायण की कथा के अनुसार, धर्म पुराणों के अनुसार भी इसी आश्रम से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। माना जाता है कि राम लक्ष्मण ने यहीं पर ताड़का, सुबाहु आदि जैसे राक्षसों का वध किया था। इस स्थान को गंगा सरयू संगम के निकट बताया जाता है। यहाँ संगम के निकट गंगा को पार करने के पश्चात राम तथा लक्ष्मण ने भयानक वन देखा। जहाँ राक्षसी ताड़का का निवास स्थान था, वह वन मलद और कारुस जनपदों के निकट था। विश्वामित्र के आश्रम को हम सभी सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और उसी बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप निचले बंगाल का अंतिम रूप से ब्रिटिश अधिग्रहण हो गया। मान्यता है कि एक महान पवित्र स्थल के रूप में पहले इसका मूल नाम वेदगर्भ था। हमारे इस बिहार का नाम क्या था? तो एक पवित्र स्थल के रूप में इसका मूल नाम वेदगर्भ था। कहा जाता है कि वैदिक मंत्रों के बहुत से रचयिता इस नगर में रहते थे। इसका सीधा संबंध भगवान राम के प्रारंभिक जीवन से भी जोड़ा जाता है। ये थी बिहार के कुछ दर्शनीय जानकारियाँ, बिहार के कुछ पुराणों से संबंधित जानकारियाँ। अब हम सभी बिहार के कालखंड, बिहार के इतिहास में और उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे। बिहार का प्राचीन नाम मगध है, जिसकी राजधानी प्राचीन में राजगीर थी, जिसका ऐतिहासिक नाम राजगृह है। बिहार की नवीन राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। दोस्तों, हमारे बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध, जिसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? राजगीर, जिसे हम सभी पहले राजगृह के नाम से जानते थे। अब हम सभी बिहार के प्राचीन काल में हमारा बिहार कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे। कालखंड का ये पहला अध्याय है जिसे हम सभी प्राचीन काल का इतिहास, बिहार के प्राचीन काल के इतिहास पर अब हम सभी चर्चा करेंगे। ठीक इसके बाद मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक या नवीन इतिहास पर हम सभी विशेष रूप से गहन चर्चा करेंगे। प्राचीन काल के इतिहास के बारे में मैं बता दूं कि सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर चिरांद नवपाषाण युग लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व से एक पुरातात्विक रिकॉर्ड है। बिहार के क्षेत्र जैसे मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है। मिथिला को पहली बार इंडो आर्यन लोगों ने विदेह साम्राज्य की स्थापना के बाद प्रतिष्ठा प्राप्त की। देर वैदिक काल 1100 से 500 ईसा पूर्व के दौरान विदेह दक्षिण एशिया के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बन गया। कुरु और पंकला के साथ विदेहा साम्राज्य के राजा यहाँ जनक कहलाते थे। विदेहा साम्राज्य के जो राजा थे उन्हें जनक कहा जाता था। मिथिला के जनक की पुत्री एक थी जिनका नाम था सीता, और उसी सीता का वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। बाद में विदेहा राज्य की वाजिसी शहर में अपनी राजधानी था, जो वज्जी समझौता में शामिल हो गया था, जो मिथिला में भी है। वज्जी के पास एक रिपब्लिकन शासन था, जहां राजाओं के संख्या में चुने गए थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंधित ग्रंथों में मिली जानकारी के आधार पर वज्जी को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व में यह दुनिया का पहला गणतंत्र था। कौन पहला गणतंत्र था? तो ये गौतम बुद्ध के जन्म से पहले
हमारा बिहार 563 ईसा पूर्व से पहले यह दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य था। आधुनिकी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में मगध 1000 वर्षों के लिए भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना रहा। 684 ईसा पूर्व से स्थापित हर्यंक वंश राजगढ़, जिसे हम आधुनिक में राजगीर के नाम से जानते हैं, यह राजगढ़ के शहर में मगध पर शासन किया। इस वंश के 2 प्रसिद्ध राजा हुए जिन्हें हम बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन पर चढ़ने के लिए कैद कर दिया था। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बन गई। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और बाजी को भी जीत लिया। हिरण्य वंश के साथ शिशुनाग वंश का पीछा किया गया था तथा बाद में नंद वंश बंगाल से पंजाब तक फैले विशाल साम्राज्य पर भी शासन किया। तो दोस्तों, भारत की पहली साम्राज्य जो थी वह मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य द्वारा नंद वंश को बदल ही दिया गया था। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा था, जो अब आधुनिक बिहार को बना देता है। 325 ईसा पूर्व से मगध में से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, जो मगध में पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मगध में हुआ था तथा इसकी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में इसकी राजधानी थी। मौर्य सम्राट अशोक, जो पाटलिपुत्र में जन्म लिए थे, उनको दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा शासक माना जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही अजातशत्रु और बिंबिसार के बारे में चर्चा की हूँ, और अब ये अशोक, सम्राट अशोक, जिन्हें कौन नहीं जानता, वो भी हमारे पाटलिपुत्र पटना की धरती पर जन्म लिए। 240 में मगध में उत्पन्न गुप्त साम्राज्य को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, धर्म और भारतीय दर्शन में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है भारत का हमारे इस बिहार को। 11वीं शताब्दी में चोल वंश के राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया गया था। ये थी हमारे बिहार की प्राचीन काल की कुछ विशेष घटनाएं, जिन्हें संक्षिप्त में बताना काफ़ी ज़रूरी था। मध्यकाल का इतिहास काफ़ी संक्षिप्त में बताऊंगी मैं, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मगध में बौद्ध धर्म मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया, जिसके दौरान कई बिहार और नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। यह दावा किया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। डीएन झा सुझाव देते हैं कि इसके बजाय ये घटनाएं सर्वोच्चता के लिए लड़ाई में जो बौद्ध ब्राह्मण थे, उन्हें उनकी झड़पों का परिणाम था। 1540 में महान पास्टिस के मुखिया सासाराम के शेर शाह सूरी सम्राट हुमायूं की मुगल सेना को हराकर मुगलों से उत्तरी भारत में ले गए थे। शेर शाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की और 11वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर विभिन्न स्वदेशी राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला, जहां कर्नाट, अनवर राजवंश, रघुवंशी और अंततः राज दरभंगा के बाद इस अवधि के दौरान मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित कर दी गई थी। मध्यकाल में मिथिला की राजधानी कहाँ था? तो मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये था मध्यकाल बिहार के मध्यकालीन इतिहास। अब हम सभी बिहार के आधुनिक और नवीन इतिहास पर चर्चा करेंगे। मध्य आधुनिक इतिहास 1857 ईस्वी से लेकर अभी तक है। 1857 ईस्वी में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह प्रथम बार 1857 ईस्वी में हुआ था, जहां से हम सभी आज़ादी की सांस लेने के लिए, आज़ाद होने के लिए
प्रयत्नशील बने रहें और अंततः 1947 ईस्वी को हमारा भारत आज़ाद हुआ। और भारत को आज़ाद करने में बिहार की क्या भूमिका थी, हम इसी पर आज के इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे। सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने के लिए अग्रगण्य आगे गिने जाने वाली घटनाओं में से एक था खिलाफ बगावत। अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत की गई थी वो अग्रगण्य घटनाओं में से एक था। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ था और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही। ये थी बिहार की कालखंड। अब हम सभी भौगोलिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में 24 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की भूमि मुख्यतः नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। गंगा के पूर्वी मैदान में स्थित इस राज्य की औसत ऊंचाई 283 फीट है। भौगोलिक तौर पर बिहार के 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ा किनारा। यह 3 भागों में बांटा गया है। एक में पर्वतीय और तराई जो कि उत्तर दिशा में है, मध्य में विशाल मैदान और दक्षिण दिशा में पहाड़ी किनारा। तो दोस्तों, ये है भौगोलिक स्थितियाँ हमारे बिहार राज्य की। बिहार का पर्वतीय प्रदेश सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 455 मीटर है, परंतु इसका सर्वोच्च शिखर 874 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। यह दलदली क्षेत्र है जहाँ साल वृक्ष के घने जंगल हैं। इन जंगलों में प्रदेश का इकलौता बाघ अभयारण्य वाल्मीकि नगर में स्थित है। बिहार में वाल्मीकि नगर में एक अभयारण्य स्थित है जो बाघों का है। मध्यवर्ती विशाल मैदान बिहार के 95% भाग को समेटे हुए है। भौगोलिक तौर पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। तराई क्षेत्र एवं सोमेश्वर श्रेणी के तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। इसके दक्षिण में तराई उप क्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। सेकेंड में भांगर क्षेत्र जो एक पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा है। तीसरा खादर क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक नदी से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, परंतु इसी बाढ़ के कारण इस क्षेत्र की तबाही हमेशा कगारों पर खड़ा हुआ होता है। हर साल यहाँ की फसलें लगभग ढह जाती है बाढ़ के कारण। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच यह बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा और इनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। सोन, पुनपुन, फल्गु तथा किऊल नदी बिहार के दक्षिण में से
गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। बिहार के दक्षिण भाग में छोटा नागपुर का पठार है, जिसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में है, तथा उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। हिमालय से उतरने वाली कई नदियाँ तथा जलधाराएँ बिहार होकर प्रवाहित होती हैं और गंगा में विसर्जित होती हैं। वर्षों के दिनों में इन नदियों में बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार राज्य का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तथा जाड़े की ऋतु में 5 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर के मध्य से फरवरी तक रहता है। अप्रैल से ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अर्थात जिसका अंत अक्टूबर के होने के साथ ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। औसतन 1205 किलोमीटर वर्षा का वार्षिक वितरण लगभग 52 दिनों तक रहता है, जिसका अधिकांश भाग मानसून में होने वाला वर्षण है। तो दोस्तों, ये है हमारे बिहार की भौगोलिक स्थितियाँ। उत्तर में, बिहार के उत्तर में भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। धान, गेहूँ, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की खेती की जाती है। हाजीपुर का केला एवं मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है। अब हम सभी बिहार में भाषा और संस्कृति पर चर्चा करेंगे कि बिहार की भाषा और संस्कृति किस प्रकार है। हिंदी, अंगिका, भोजपुरी, मगही, उर्दू और मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। बिहार की संस्कृति मगध, अंग, मिथिला और वज्जी संस्कृतियों का मिश्रण है। नगरों तथा गांवों की संस्कृति में अधिक फर्क नहीं है। नगरों में भी लोग पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं तथा उनकी मान्यताएं रूढ़िवादी हैं। समाज पुरुष प्रधान है। प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, ईद-उल अजहा तथा क्रिसमस है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण पटना में उनकी जयंती पर भी भारी श्रद्धा अर्पण देखने को मिलता है। बिहार ने हिंदी को सबसे पहले अपनी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। बिहार में हिंदी को सबसे पहले अपनी आधिकारिक भाषा माना गया, जिसके प्रमुख जिला क्षेत्र पटना, गया, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद इत्यादि है। हिंदी प्रदेश में होने के बावजूद बिहारी एक टोन सा बन गया है। अब हम सभी बिहार में जो एक समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। जातिवाद बिहार की राजनीति तथा आम जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसका विराट रूप सामने आया था। वर्तमान में काफ़ी हद तक यह भेदभाव कम हो गया है। इस जातिवाद के दौर का एक खास देन है अपना उपनाम बदलना। जातिवाद के दौर में कई लोगों ने जाति अस्पष्ट न हो, इसके लिए अपने और अपने बच्चों के उपनाम बदलकर एक संस्कृत नाम रखना आरंभ कर दिया है। इसके फलस्वरूप कई लोगों का वास्तविक नाम, उपनाम जैसे कि यादव, शर्मा, मिश्र, वर्मा, झा, सिन्हा, श्रीवास्तव, राय इत्यादि को बदलकर प्रकाश, सुमन, प्रभाकर, रंजन, भारती इत्यादि हो गया। जाति सूचक उपनाम के बदले कई लोग अब कुमार लिखना पसंद करते हैं। तो बिहार में जातिवाद की समस्याएं कुछ हद तक कम हो रही हैं, लेकिन इसे जड़ से मिटाना काफ़ी ज़रूरी है। अब हम सभी बिहार में मनोरंजन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। बिहार के शहर, कस्बों और गांवों में फिल्मों की लोकप्रियता बहुत अधिक है। हिंदी फिल्मों के संगीत बहुत सुने जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों के अलावा मैथिली, भोजपुरी फिल्मों को
भी अपना प्रभुत्व बिहार में जमाया है। मैथिली तथा अन्य स्थानीय सिनेमा भी लोकप्रिय हैं। इंग्लिश मूवी पटना जैसे शहरों में देखा जाता है। उच्च स्तरीय पसंद वाले लोग नृत्य, नाटकीय मंचन या चित्रकला में अपना योगदान देना पसंद करते हैं। तो ये थी बिहार में मनोरंजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। अब हम सभी शादी विवाह और इसकी संस्कृति पर चर्चा करेंगे। शादी विवाह के दौरान ही प्रदेश का सांस्कृतिक प्रचुरता स्पष्ट होती है। जातिगत आग्रह के कारण 100% शादियाँ माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा तय परिवार में ही होता है। शादी में बारात तथा जश्न की सीमा समुदाय तथा इसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। लोकगीतों में गायन का प्रचलन लगभग सभी समुदायों में है। आधुनिक तथा पुराने फिल्म संगीत भी इस समारोह में सुनाई देते हैं। शादी के दौरान शहनाई का बजना आम बात है। इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने में बिस्मिल्लाह खां नाम का काफ़ी सर्वोपरि योगदान है। उनका जन्म बिहार में ही हुआ था। अब हम सभी बिहार में खान पान से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। बिहार अपने खान पान की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों व्यंजन यहाँ के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। मिठाइयों की विभिन्न किस्मों के अतिरिक्त अनरसा की गोली, खाजा, मोतीचूर, लड्डू, तिलकुट यहाँ की खास पसंद है। सत्तू, चूड़ा दही और लिट्टी चोखा जैसे स्थानीय व्यंजन तो यहाँ के लोगों की कमजोरी है। लहसुन की चटनी भी यहाँ के लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। सुबह के नाश्ते में चूड़ा दही या पूरी जलेबी खूब खाए जाते हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री बनने के बाद तो लिट्टी चोखा भारतीय रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मिलने लगा है। चावल, दाल, सब्जी तथा रोटी यहाँ की मुख्य व्यंजन है। अब हम सभी बिहार में खेल कूद के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत के अन्य कई जगहों की तरह क्रिकेट यहाँ भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, खो खो और गोल्फ भी यहाँ पसंद किया जाता है। बिहार का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण होने के कारण पारंपरिक भारतीय खेल कबड्डी है। अब हम सभी उद्योगों पर चर्चा करेंगे कि राज्य के मुख्य उद्योग, बिहार राज्य में मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं। मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण होता है। मुंगेर में ही बंदूक की फैक्ट्री भी है। मुंगेर में जमालपुर में रेल कारखाना है। एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना जमालपुर, भागलपुर में सिल्क उद्योग, मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन संयंत्र है। बरौनी में भारतीय रेल निगम का कारखाना स्थित है। बरौनी में ही HPCL और अमझोर का पाइराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL राज्य के उर्वरक संयंत्र है। सिवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कटाई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिल है जो निजी क्षेत्र की है तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की है, जिसकी कुल पेराई लगभग 4500 टीन है। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बहुत बड़े पटसन के कारखाने हैं। हाजीपुर में दवाई बनाने का कारखाना स्थित है। औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा बंजारी के कल्याणपुर में सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाने का बिहार के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की कुछ प्रमुख उद्योगों पर चर्चा। अब हम सभी सिंचाई पर चर्चा करते हैं कि बिहार में सिंचाई की क्या स्थिति है। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता
28.63 लाख हेक्टेयर है। यह क्षमता बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है। यहाँ बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का सृजन किया गया है और 48.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई प्रमुख सिंचाई योजनाओं के माध्यम से यहाँ की जाती है। तो दोस्तों, ये है सिंचाई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम सभी शिक्षा पर चर्चा करते हैं। एक समय बिहार शिक्षा के सर्व प्रमुख केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। पटना विश्वविद्यालय काफ़ी हद तक अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में सफल रहा था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति और अकर्मण्यता करने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। हाल के दिनों में उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरने लगी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी अच्छी हो रही है। हाल में पटना में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा केंद्रीय औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान खुल रहे हैं। यह बिहार के लिए एक अच्छा संकेत है शिक्षा की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, अब हम सभी बिहार में जो मुख्य विश्वविद्यालय या ऐसे कॉलेज हैं जो बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं, अब हम सभी उस पर चर्चा करेंगे। बिहार के विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में, पटना विश्वविद्यालय पटना में, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में स्थित है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा जिला में स्थित है। यह है बिहार के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय। अब हम सभी जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना चिकित्सा संस्थान स्थित है। अब हम सभी चिकित्सा संस्थान के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे और ये चिकित्सा संस्थान कहाँ कहाँ स्थित है इस पर भी गहन अध्ययन करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जानेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित है। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना, बुद्धदंता चिकित्सा संस्थान एवं अस्पताल पटना में स्थित है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर, राय बहादुर टुनकी शाह होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसी प्रकार से गया, लहरियासराय, कटिहार, भागलपुर, नालंदा, पावापुरी नालंदा, मधुबनी, सिवान, एम्स पटना, ढेर सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमारे बिहार की भूमि पर स्थित है। अब हम सभी सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट भागलपुर के बारे में चर्चा करते हैं। चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना, अनुग्रह नारायण सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, ललित नारायण मिश्रा सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपेट हाजीपुर, नाइपर हाजीपुर और वैशाली में ढेर सारे सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट स्थित हैं। जो सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है तो भागलपुर में स्थित है और चाणक्य विधि विश्वविद्यालय पटना में स्थित है। होटल प्रबंधन, खान पान एवं पोषाहार संस्थान हाजीपुर में स्थित है। प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान वैशाली में स्थित है। आप इसे वीडियो को रोक करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये बिहार की जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी भारतवासियों के लिए। अब हम सभी बिहार में सरकार एवं प्रशासन पर चर्चा करते हैं कि बिहार की सरकार और प्रशासन किस प्रकार कार्य करती है।
बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढांचे में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल अपना गठबंधन के आधार पर सरकार बनाते हैं। उच्च सदन या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से 6 वर्षों के लिए होता है। अब हम सभी बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्य को 9 प्रमंडल तथा 38 जिला में बांटा गया है। जिलों में क्रमशः 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गाँवों में बांटा गया है। राज्य का मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है, जिसे श्रेणी क्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी या अंचल अधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण रिपोर्ट करते हैं। पंचायत तथा गांवों का कामकाज सीधे तौर पर चुनाव कराकर मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के अधीन संचालित किया जाता है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2017 के बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 12, नगर परिषदों की संख्या 49 और नगर पंचायतों की संख्या 80 है। अब हम सभी प्रमंडल पर चर्चा करते हैं कि बिहार के अंतर्गत कौन कौन से प्रमंडल है। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध, ये 9 प्रमंडल बिहार में स्थित हैं। मुख्य लेख बिहार के जिले। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिनमें अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, गया, गोपालगंज, छपरा, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नवादा, नालंदा, पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बक्सर, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सासाराम, लखीसराय, वैशाली, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, ये 38 जिले बिहार में स्थित है। अब हम सभी बिहार के पटना जिला एवं पटना के आसपास पर चर्चा करते हैं। पटना राज्य की वर्तमान राजधानी तथा महान ऐतिहासिक स्थल है। अतीत से यह सत्ता, धर्म तथा ज्ञान का केंद्र रहा है। निम्न स्थल पटना के महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल हैं। अब हम सभी जानते हैं कि पटना के दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। पटना के प्राचीन एवं मध्यकालीन इमारतों में कुम्हरार परिसर, अगम कुआं, महेंद्रू घाट, शेरशाह के द्वारा बनवाए गए किले का अवशेष है, जो प्राचीन काल एवं मध्यकालीन इमारतें हैं। अब हम सभी पटना में स्थित उन दर्शनीय स्थलों पर चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, जिनमें जालान म्यूजियम, गोलघर, पटना संग्रहालय, विधानसभा भवन, हाई कोर्ट भवन तथा सदाकत आश्रम स्थित हैं। ये थी ब्रिटिश काल में बनाए जाने वाले पटना में कुछ महत्वपूर्ण भवन। अब हम सभी धार्मिक स्थल पर चर्चा करते हैं। हरमंदिर, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कॉन मंदिर, नवलखा मंदिर, सूर्य मंदिर, पाटली का हवेली, शेरशाह का मस्जिद, बेगू हज्जाम का मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, जामा मस्जिद, फुलवारी शरीफ में बड़ी खानकाह, मनेर शरीफ, सूफी संत हजरत याहया खां मनेरी जी का दरगाह स्थित है, जो धार्मिक स्थल है। अब हम सभी पटना में या पटना से बाहर स्थित जो दर्शनीय स्थल हैं, पटना में जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र हैं, उन पर चर्चा करते हैं, जिसमें पटना का तारामंडल, पटना विश्वविद्यालय, सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी, संजय गांधी जैविक उद्यान, श्री कृष्ण सिन्हा विज्ञान केंद्र, खुराबख्श लाइब्रेरी एवं विज्ञान परिसर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पटना में उपलब्ध हैं, जो देखने के योग्य से और ज्ञान को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी
काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। अब हम सभी सारण जिले के अंतर्गत आने वाले कुछ दर्शनीय स्थलों पर चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाला सोनपुर मेला सारण जिले का नवपाषाण कालीन चिरांद गांव, कोन्हरा घाट, नेपाली मंदिर, रामचौरा मंदिर, 24वीं शताब्दी में बनी मस्जिद, दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु, गुप्त एवं पालकालीन धरोहरों वाला चेचर गांव सारण जिले में मुख्य रूप से स्थित है। अब हम सभी वैशाली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम गणराज्य के अवशेष वैशाली में उपलब्ध है। अशोक स्तंभ, वसुकुंड में भगवान महावीर का जन्म स्थली, अभिषेक पुष्करणी, विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव मंदिर, भगवान महावीर के जन्मदिन पर वैशाख महीने में आयोजित होने वाला वैशाली महोत्सव, ये सभी महोत्सव वैशाली के हैं। अब हम सभी राजगीर तथा इसके आसपास पर चर्चा करेंगे। राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी तथा हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल है। भगवान बुद्ध तथा वर्धमान महावीर से जुड़ा कई स्थान बहुत पवित्र है। वेणुवन, सप्तपर्णी गुफा, गृद्धकुट पर्वत, जरासंध का अखाड़ा, गर्म पानी के कुंड, मखदुम कुंड आदि राजगीर के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। अब हम सभी नालंदा तथा इसके आसपास पर चर्चा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, पावापुरी के भगवान महावीर का परिनिर्वाण स्थल एवं जल मंदिर, बिहार शरीफ में मध्यकालीन जिले का अवशेष एवं 14वीं शताब्दी में सूफी संत की दरगाह, बड़ी दरगाह एवं छोटी दरगाह, नवादा के पास ककोलत जलप्रपात, ये सभी नालंदा एवं नालंदा के आसपास में स्थित दर्शनीय स्थल हैं जो देखने के योग्य हैं। अब हम सभी गया एवं बोध गया के आसपास पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म के अलावे बौद्ध धर्म मानने वालों का यह सबसे प्रमुख दार्शनिक स्थल है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ दुनिया भर से हिंदू आकर फल्गु नदी किनारे पितरों को तर्पण करते हैं। विष्णुपद मंदिर, बोध गया में भगवान बुद्ध से जुड़ा पीपल का वृक्ष तथा महाबोधि मंदिर के अलावे तिब्बती मंदिर, थाई मंदिर, जापानी मंदिर, वर्मा का मंदिर, बौद्धनी पहाड़ी, तमाम सारे ऐसी जगह बोध गया एवं गया में स्थित है। अब हम सभी भागलपुर तथा इनके आसपास के इलाकों में जो दर्शनीय स्थल है उस पर चर्चा करेंगे। प्राचीन शिक्षा स्थल के अलावे यह बिहार के तसर सिल्क उद्योग का केंद्र है। पाल शासकों द्वारा बनवाए गए प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष, वैद्यनाथ धाम मंदिर, सुल्तानगंज मुंगेर में बनवाया गया मीर कासिम का किला, मंदार पर्वत, वौसी वाका एवं प्रमुख धार्मिक स्थल जो 3 धर्मों का संगम स्थल है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन यही संपन्न हुआ था और यही पर्वत, जिसका प्राचीन नाम मंदराचल पर्वत है, मंदार वर्तमान में है, जिन्हें हम सभी वर्तमान में मंदार के नाम से जानते हैं, जो कि मथनी के समय प्रयुक्त हुआ था। ये भागलपुर तथा इसके आसपास में स्थित है। अब हम सभी पश्चिम चंपारण एवं इसके आसपास पर चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक द्वारा लौरिया में स्थापित स्तंभ, लौरिया का नंदनगढ़, नरकटियागंज का चाणकीगढ़, वाल्मीकि नगर जंगल, बापू द्वारा स्थापित विटिहरवा आश्रम, तारकेश्वर नाथ तिवारी का बनवाया गया रामगढ़वा हाई स्कूल, स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी एवं अन्य सेनानियों के कर्मभूमि तथा अरेराज में भगवान शिव का मंदिर, पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में ये सभी स्थित हैं। अब हम सभी सीतामढ़ी तथा इसके आसपास पर चर्चा करेंगे। पुनौरा में देवी सीता के जन्म स्थली, जानकी मंदिर एवं जानकी कुंड, हलेश्वर स्थान, पंथपाकर, यहाँ से सटे नेपाल से जनकपुर जाकर भगवान राम का स्वयंवर स्थल को भी देखा जा सकता है सीतामढ़ी तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के। अब हम सभी सासाराम पर चर्चा करेंगे। सासाराम में अफगान शैली में बनाया गया अष्टकोणीय 8 कोने का
शेर शाह का मकबरा वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। अब हम सभी देव सूर्य मंदिर पर चर्चा करेंगे। देव सूर्य मंदिर देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर तथा अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। इस मंदिर की विशेषता है कि सभी सूर्य मंदिर पूर्व की ओर होते हैं, लेकिन ये पश्चिम दिशा में। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों की तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल 6वीं से 8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं तथा जनश्रुतियाँ इसे त्रेतायुगीन अथवा द्वापर युग के बताते हैं एवं उस समय के निर्मित मध्यकाल में निर्मित बताया जाता है। इसकी शिल्पकला को देख करके इसे मध्यकाल के मंदिर बताए जाते हैं। परंपरागत रूप से इसे हिंदू मिथकों में वर्णित कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा निर्मित 12 सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। अगर आपको देखने की इच्छा हो तो आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। इस मंदिर के साथ सांब की कथा के अतिरिक्त यहाँ देव माता अदिति ने भी पूजा की थी। पूजा मंदिर को लेकर एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति के तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप नारायण आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं की विजय दिलाई, कहा जाता है। अर्थात कहते हैं कि उसी समय से देव सेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। अतिरिक्त पूर्वा एल तथा शिव भक्त राक्षस द्वय माली शुमाली की अलग अलग कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसके निर्माण का अलग अलग कारण तथा समय बताती है। एक अन्य विवरण के अनुसार देवार्क को 3 प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। अन्य 2 लोलार्क वाराणसी और कोणार्क में स्थित हैं। लोलार्क मंदिर वाराणसी में स्थित है तथा ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। फिर ये जो देव मंदिर है, सूर्य देव मंदिर, ये बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मंदिर में सामान्य रूप से वर्ष भर श्रद्धालु पूजा हेतु आते रहते हैं। हालांकि यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाया जाता है। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ती है छठ पर्व के अवसर पर। तो दोस्तों, ये है बिहार के दर्शनीय स्थल के संपूर्ण परिचय, और वीडियो के अंत होने के दौरान मैं आपसे कहती हूँ कि यह है बिहार का संपूर्ण परिचय। बिहार की संपूर्ण जानकारियाँ वन शॉट एक ही वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करने की पूर्णतः प्रयास करूंगी। और यदि अभी तक आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।